हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को कवर करेंगे। ये सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और 2-3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले और जिसको नोट्स बनाना हो वो बैठ के नोट्स भी साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की तरफ हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हमको यहाँ पे पढ़ाना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है केमिस्ट्री में, फिर उसके बाद सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन होते कितने टाइप के हैं। फिर फर्दर हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी का रीज़न समझेंगे, कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में किस तरह से डिज़ोल्व होकर के सॉल्यूशन बनाता है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशंस को, और फिर लास्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की डिफिनेशन से। वेट, यस। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करें कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिला करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना है। तो इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, शुगर को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर शुगर का वाटर में सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, होमोजीनियस। तो बच्चों, होमोजीनियस का क्या मतलब है समझिए। यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब है, सपोज़ करिए कि हमने किसी सॉल्यूट को, जैसे सपोज़ कर लिए शुगर को डिज़ोल्व करके 100 ml सॉल्यूशन बनाया, और इसमें हमने मान लिया 20 ग्राम किसी सॉल्यूट, या मान लिया कि शुगर को हमने डिज़ोल्व किया। अब इस सॉल्यूशन के अगर हम 10 पार्ट्स कर दें 10 ml के, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर पार्ट में 2 ग्राम शुगर जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। फिर फर्दर अगर इस 10 पार्ट को हम 2 पार्ट्स में कर दें 5 ml, तो 1 ग्राम शुगर इसमें आ जाएगी दोनों पार्ट में। ऐसे जितने भी हम पार्ट करते जाएंगे उसमें शुगर बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी नेचुरली। तो इसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन होता है वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब कि पूरे वॉल्यूम में जो सॉल्यूट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं सॉल्यूशन का। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखिए, कोई भी सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तो उसमें दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। इसी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूट क्या होता है। तो देखिए, सॉल्यूट का मतलब होता है कि जिस चीज़ को सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। ओके चिल्ड्रन, तो सॉल्यूट का एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे मान लिया हमने वाटर में शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे शुगर को डिज़ोल्व किया जाता है या शुगर डिज़ोल्व होती वाटर में। तो इस तरह से जो शुगर होगी वो आपका यहाँ पे सॉल्यूट कहलाएगी। अब यहाँ पे सॉल्यूट की अगर हम बात करें कि ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो सॉल्यूट का भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट का मतलब कि ऐसा सॉल्यूट जिसका नेचर इनऑर्गेनिक हो, जैसे सपोज़ करिए सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक नेचर का कंपाउंड है, और ये वाटर में इनऑर्गेनिक सॉल्यूट का काम करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट का मीन्स कि अगर सॉल्यूट ऑर्गेनिक नेचर का है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट। जैसे शुगर, शुगर जो होती है आपकी वो एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। ओके चिल्ड्रन, अब देखिए एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं सॉल्यूट का, जैसे पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूट जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर हों,
पोलर का मीन्स होता है कि जैसे उनके ऊपर चार्ज मौजूद हों, पॉजिटिव और निगेटिव पार्शियल चार्जेस उनमें दो एटम्स के दो एटम पर, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये HCl है और HCl एक पोलर मॉलिक्यूल होता है क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से अगर ये किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के सोल्यूशन बनाए तो इसको पोलर सॉल्यूट माना जाएगा। और नॉन पोलर सॉल्यूट का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल पर कोई चार्जेस ना हो, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूट आपका पोलर नॉन पोलर हो सकता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट चिल्ड्रन कहते हैं हम लोग, ज़रा एक मिनट पेज को हम शिफ्ट कर लें ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक सॉल्वेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट चिल्ड्रन कहते हैं उस उस मीडियम को जिसमें सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व करते हैं। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लें प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉल्वेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं या उस लिक्विड को या उस मीडियम को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट है और इसी में हमने सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया। ओके चिल्ड्रन, जैसे शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में वाटर को सॉल्वेंट माना जाएगा। इसी तरह से हम सॉल्वेंट का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉल्यूट की तरह से कि सॉल्वेंट भी हमारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो सकता है, पोलर नॉन पोलर हो सकता है। इनऑर्गेनिक का मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नेचर अगर इनऑर्गेनिक है तो वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, अगर नेचर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। जैसे वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसलिए ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसी तरह से बेंजीन जो होती है या अल्कोहल या ईथर, ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं क्योंकि इनका नेचर ऑर्गेनिक है। सेम इसी तरह से पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी होते हैं। पोलर का मतलब कि मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस हों पार्शियल, जैसे वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये चार्जेस आते हैं दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके बॉन्ड बनाते हैं वाटर में, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और इस तरह से ये पोलर बॉन्ड है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड्स की वजह से पोलैरिटी आ जाती है उसी को हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर कंपाउंड। अगर ये सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं तो इनको पोलर सॉल्वेंट्स कहेंगे। इसी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होते, यानी मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल पोलर नहीं होते जिस सॉल्वेंट्स के, तो उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। चलिए उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यानी कि केमिस्ट्री में सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है चिल्ड्रन ये हमने किया है फिज़िकल स्टेट के बेस पर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट के बेस पर हम लोग सोल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेनली तो 3 टाइप्स होते हैं इनके, एक तो सॉलिड सॉल्यूशंस, फिर लिक्विड सॉल्यूशंस, और थर्ड होगा आपका गैसेस सॉल्यूशन, जिसको आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करते हुए पहुँचेंगे। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं चिल्ड्रन? ऐसे सॉल्यूशन जो हमको दिखने में सॉलिड जैसे लगें। अब सॉलिड जैसे क्यों लगते हैं, इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है कि जब हम सॉल्वेंट को सॉलिड फॉर्म में ले लेंगे, यानी जिस फॉर्म में सॉल्वेंट लिया जाता है उस फॉर्म में हमको वही फिज़िकल स्टेट हमको सॉल्यूशन की नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको 3 टाइप के सॉल्यूशन दिखाई देंगे सॉलिड सॉल्यूशंस में। अब उसको एक एक करके हम समझ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉलिड सॉलिड से बनाया गया सॉल्यूशन, फिर लिक्विड और सॉलिड से, फिर गैस और सॉलिड से। तो सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, तो इसका एग्जांपल होते हैं सारे एलॉयज़, ठीक है। एलॉय जो होते हैं वो दो मेटल्स के या एक मेटल एक नॉन मेटल का सॉलिड सॉल्यूशन होता है,
और इसका एग्जाम्पल है कार्बन स्टील। तो हमारी जो स्टील्स होती हैं वो सोल्यूशन है। इसमें जो मेटल कम कंपोनेंट में होगी, जिसका कंपोनेंट कम होगा, वो सॉल्यूट का काम करेगा, और जो ज़्यादा मेटल होगी वो सॉल्वेंट का। तो इस तरह से ये सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन हुआ। अब आइए सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ओके चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स होते हैं इस तरह के सोल्यूशन के, वो अमलगम, जितने भी अमलगम हैं, अमलगम कहते हैं मरकरी और किसी अदर मेटल के साथ मरकरी का जो एलॉय होता है उसको हम लोग कहते हैं अमलगम। जैसे जिंक के साथ मरकरी एलॉय बनाती है तो इसको कहेंगे जिंक अमलगम। सोडियम अमलगम, सोडियम के साथ अगर मरकरी एलॉय बनाती है तो सोडियम अमलगम। तो इसमें जो मरकरी होती है वो सॉल्यूट का काम करती है, और जो अदर मेटल होती है वो आपका सॉल्वेंट का काम करती है। तो अगर हम जिंक अमलगम का एग्जांपल लें तो यहाँ पर जो मरकरी होगी वो सॉल्यूट का काम करेगी क्योंकि ये कम होती है। जो जनरली आप जानती हैं कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही, क्योंकि जिंक अमलगम जब बनाया जाता है तो मरकरी की कम क्वांटिटी होती है और जिंक की ज़्यादा। तो यहाँ पर मरकरी जो होगी वो आपका सॉल्यूट का काम करेगी, और जो जिंक मेटल होगी वो सॉल्वेंट का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। ओके चिल्ड्रेन, तो इसमें जो गैस होती है वो सॉल्यूट का काम करती है, और जो सॉलिड होता है वो सॉल्वेंट का। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन प्लेटिनम। प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होकर के एक सोल्यूशन बनाती है, और इस सोल्यूशन को आप मान सकते हो गैस इन सॉलिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिक्विड सोल्यूशंस के बारे में। प्लीज़ वेट, पेज एडजस्ट कर लूँ ज़रा सा। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड सोल्यूशंस के बारे में। तो चलिए यहाँ पर लिक्विड सोल्यूशन को देखते हैं। लिक्विड सोल्यूशन का मतलब है चिल्ड्रन कि ऐसे सोल्यूशन जो हमको दिखने में लिक्विड फॉर्म में नज़र आए, उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड जैसी हो। तो ये भी सोल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें हमें लिक्विड को सॉल्वेंट बनाना होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो कुछ भी हो सकता है किसी भी फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड या गैस। क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड है, इसलिए पूरे सोल्यूशन का जो अपीयरेंस होगा, यानी सोल्यूशन जो दिखाई देगा वो लिक्विड फॉर्म की तरह दिखाई देगा। तो ये भी 3 टाइप के सोल्यूशंस हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो चलिए इनका एग्जांपल देखिए, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पे सॉलिड जो होता है वो सॉल्यूट, और लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट का काम करेगा, जैसे शुगर इन वाटर। शुगर को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसी तरह का ये सोल्यूशन बनता है, शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड। अब सेकेंड केस देखिए इसका, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है। इसका एग्जांपल जो है वो अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर भी लिक्विड है, तो अल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड। फिर नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। अब यहाँ पे सॉल्यूट जो होगा वो गैस होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। तो ऐसे सोल्यूशन का एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और जो सोल्यूशन बनाएगी वो गैस इन लिक्विड टाइप का। अब जितनी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो इसी टाइप के सोल्यूशन है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सोल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गैसेस सोल्यूशन। ज़रा पेज एडजस्ट कर दूँ। गैस सोल्यूशन। अब यहाँ पे चिल्ड्रेन आप देखिए, यहाँ पर हमें गैस को सॉल्वेंट बनाना होता है, यानी जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो गैस होगी, और सॉल्यूट उसी तरह से कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो इसके एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी 3 एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड इन गैस। इसमें सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड, और गैस जो होती है वो सॉल्वेंट का काम करती है, जैसे आयोडीन वेपर्स इन एयर। आयोडीन एक सब्लिमिनेटेड सॉलिड होता है चिल्ड्रन, आप जानते हैं। इसको हीट करेंगे तो सीधे वेपर फेस में जाता है, सब्लिमिनेटेड सॉलिड कहते हैं। जिसको हीट किया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट को गेन ना करे, सीधे वेपर फॉर्म में चला जाए। तो इसकी वेपर्स जो होती हैं वो एयर के साथ मिक्स होकर के एक सोल्यूशन बनाएंगी सॉलिड इन गैस टाइप का। ऐसे कैम्फर भी आपका सब्लिमेटेड होता है, और इसको भी हीट करने पे सीधे ये वेपर फॉर्म में जाता है, और एयर के साथ ये भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और ये भी एक तरह का सोल्यूशन होगा सॉलिड इन गैस टाइप का।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड इन गैस। इसमें लिक्विड सॉल्यूट का काम करेगी और जो गैस होगी वो सॉल्वेंट का। इसका एग्जांपल हुआ ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर के अंदर ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर की जो वेपर्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, और ये इस तरह के सोल्यूशन का एग्जांपल हुआ। चलिए लास्ट देखते हैं गैस इन गैस। इसमें दोनों ही मीडियम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपके गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे एयर। अब आपका एयर जो होता है वो कई गैसेस का मिक्सचर होता है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ सॉल्वेंट का काम करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, और अदर जो गैसेस हैं वो सॉल्यूट का। और ये भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इस तरह से हमारे सोल्यूशन टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड सोल्यूशन 3 टाइप्स के, लिक्विड सोल्यूशन 3 टाइप के, और गैसेस सोल्यूशन 3 टाइप्स के। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ एक अदर तरह से समझाया गया है कि सोल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं सोल्यूशंस के। अब यहाँ पर आप देखिए, प्लीज़ वेट, इसको इरेज कर दूँ। चलिए पेन सेलेक्ट कर लें ज़रा चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। अब आप देखिए सोल्यूशन जो हैं वो एक्वस, नॉन एक्वस टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो इस तरह से डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, ये सब सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो वेरी सिंपल, एक्वस सोल्यूशन का मीन्स है कि ऐसे सोल्यूशन जो वाटर में बनाए जाते हैं, यानी कि वाटर एज अ सॉल्वेंट चूज़ किया जाए सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, यानी जो सोल्यूशन वाटर में बनाया जाए। यहाँ पे आप लैंग्वेज देख सकते हो, द सोल्यूशन विच इज़ मेड इन वाटर इज़ कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, शुगर इन वाटर। तो यहाँ पर जो है ये एक्वस सोल्यूशन है। ऐसे हम सॉल्ट इन वाटर, यानी सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दें, यानी जो भी सोल्यूशन वाटर में बनाए जाएंगे उनको हम लोग एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या है, जो सोल्यूशन वाटर के अलावा किसी अदर सॉल्वेंट में बनाए जाएँ उनको हम लोग कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो नॉन एक्वस सोल्यूशन का, कि जैसे एल्कोहल में बनाया गया सोल्यूशन, ईथर में बनाया गया, बेंजीन में बनाया गया सोल्यूशन, कार्बन डाइसल्फाइड में बनाया गया सोल्यूशन, ये सब आपके नॉन एक्वस सोल्यूशन है। तो रीड कर सकते हो आप नॉन एक्वस सोल्यूशन को, कि यहाँ पर द सोल्यूशन विच इज़ मेड इन एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर, ठीक है, कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल आपको बता दिया, बेंजीन में बनाया गया सोल्यूशन, अल्कोहल में, ईथर में, या कार्बन डाइसल्फाइड में, तो किसी भी अदर मीडियम में, ठीक है, वाटर में ना बनाए जाते हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो चिल्ड्रन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इसको आप पहले रीड करो फिर एक्सप्लेन हम करते हैं, कि द सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर वाटर और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। तो सपोज़ करिए यहाँ पे हमने 100 ml वाटर लिया, और आपको पता होना चाहिए कि 100 ml वाटर में मैक्सिमम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके चिल्ड्रन, अगर सोल्यूशन में सॉल्यूट जो है अपनी सॉल्युबिलिटी से कम क्वांटिटी में है, जैसे इसकी सॉल्युबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम पर 100 ml, ओके, 100 ग्राम वाटर, ठीक है। तो अब अपनी सॉल्युबिलिटी से अगर ये कम प्रेजेंट है कोई भी सॉल्यूट, जैसे सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम से कम प्रेजेंट हो, जैसे 30 ग्राम प्रेजेंट हो, या मान लिया कि 10 ग्राम प्रेजेंट हो, या 1 ग्राम प्रेजेंट हो, तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी अभी सोल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ है। ओके चिल्ड्रन, और भी क्वांटिटी इसमें डिज़ोल्व की जा सकती है। ओके चिल्ड्रन, तो समझ में आ गया होगा आपको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि द सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व
एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने कोई सॉल्वेंट लिया और इसमें हमने सॉल्यूट को डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाया, अब फर्दर सॉल्यूट और डिज़ोल्व ना हो पाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लें वही सोडियम क्लोराइड और वाटर का, तो आपको पता है कि 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो सकता है। अब यहाँ पूरे 100 ग्राम में 36 ही ग्राम सोडियम क्लोराइड और टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो इतने टेम्परेचर पर अगर पूरी 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में मौजूद है तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी अब इससे ज़्यादा वाटर सोडियम क्लोराइड को नहीं ले सकता, नहीं टेक कर सकता, तो इसी को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब कोई भी सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें सॉल्यूट अपनी सॉल्युबिलिटी पर ही डिसॉल्व हो, जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी होती है उतना ही डिसॉल्व हो, तो उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, प्लीज़ वेट, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को में, ठीक है, थोड़ा सा हीट करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो उसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूट और डिसॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा। अब ये नहीं कि हम हीट करते जाएं तो सॉल्यूट डिसॉल्व ही होता चला जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत और। जैसे हम मान लिया सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को 25 से मान लिया कि हम 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें, तो हो सकता है 1 आध ग्राम सॉल्यूट और डिसॉल्व हो जाए सोडियम क्लोराइड, उसके बाद फर्दर फिर नहीं डिसॉल्व होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे लैंग्वेज आप देख लीजिए, a solution that can be dissolve more solute that it can hold at room temperature is called saturated solution। ओके चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मीन्स होता है, डाइल्यूट का मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, द सॉल्यूशन इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट का अमाउंट काफ़ी लार्ज हो और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, तो इसको कहेंगे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच a large amount of solute is present in a given amount of solvent। सॉल्वेंट के एक गिवन अमाउंट में अगर सॉल्यूट का बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कंसनट्रेटेड, जिसके लिए हम लोग अपने डेली लाइफ में एक वर्ड यूज़ करते हैं गाढ़ा सॉल्यूशन। यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब पतला सॉल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन सारा समझ में आ गया होगा कि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और जो भी मैंने समझाया यहाँ पे क्लासिफिकेशन में वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी को, कि सॉल्युबिलिटी का रीज़न क्या होता है, कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कैसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी के सबसे पहले कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कोई इंट्रैक्शन होना चाहिए, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, तभी सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग इंट्रैक्शंस, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कोई इंट्रैक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे आप समझिए कि जैसे मान लिया हमने किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, तो सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है, और सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है, तो इनके इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं सोल्यूशन में। जैसे सपोज़ करिए कि सॉल्यूट के बीच ए इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बी इंट्रैक्शंस हैं। तो जब ये इसके अंदर ऐड होगा, मान लिया सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, तो ये ए इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बी इंट्रैक्शन ख़त्म होगा और एक नया इंट्रैक्शन क्रिएट होगा ए बी, तभी सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन बनने के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शंस को लिया है,
क्योंकि इसके अलावा और भी इंट्रैक्शन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए सबसे पहले देखिए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस क्या है, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लें ज़रा चिल्ड्रन। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होते हैं? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन तब होता है जब हमारा सॉल्यूट भी पोलर हो और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी पोलर हो। ओके, पोलर ऊपर हमने अभी समझाया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जिनमें चार्जेस हों, पार्शियल चार्जेस। ठीक है, और उस पार्शियल चार्ज की वजह से अगर मॉलिक्यूल में पोलरिटी आ जाती है तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड पोलर कहलाते हैं। तो पोलर सॉल्यूट हो और पोलर सॉल्वेंट्स हो तो इस टाइप का इंट्रैक्शन होता है और इस वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल HCl एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी जो HCl गैस है वो एक पोलर कंपाउंड है और इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर भी पोलर होता है। तो इनके बीच अगर हम इसको A मान लें और वाटर को B मान लें तो एक नया इंट्रैक्शन क्रिएट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स और HCl मॉलिक्यूल्स के बीच और इस वजह से HCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइपोल आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है, और यहाँ पर जो कंपाउंड है वो आयनिक टाइप का होना चाहिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो जब ये डिसॉल्व होता है वाटर में तो डिसॉल्व होने का रीज़न क्या है? डाइपोल आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड के जो आयन्स होते हैं उनके बीच और वाटर मॉलिक्यूल के बीच एक इंट्रैक्शंस क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहेंगे डाइपोल आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। पेन सेलेक्ट कर लें ज़रा सा। चलिए तो देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक रीज़न है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब डाइपोल आयन डाइपोल इंट्रैक्शन से डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, यानी सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए और कंपाउंड आयनिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह का इंट्रैक्शन होता है और यहाँ पे भी कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि वैसे तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं ऑर्गेनिक, वो अगर वाटर में डिसॉल्व होंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही रीज़न से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होता है कि जो आपके एल्कोहल मॉलिक्यूल एल्कोहल जो हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एक मिनट हम पेज को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत से कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में स्पेशली, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डिसॉल्व होते हैं। जैसे आपके ये भी इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अल्कोहल्स की वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीज़न से। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, अमोनिया गैस, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे कंपाउंड जो हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन काम करता है सॉल्युबिलिटी के लिए, कहीं डाइपोल और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये सब सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है कि कौन सा इंट्रैक्शन क्रिएट होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हीट ऑफ सोल्यूशन। कि हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। वेट प्लीज, हीट ऑफ सोल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हीट ऑफ सोल्यूशन को देखा जाए कि हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होती है। तो देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर हीट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि जब हम लोग किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर हीट रिलीज़ भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ज़रा वेट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज़ डिसॉल्व्ड कंप्लीटली इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये बिल्कुल सेट डिफिनेशन है हीट ऑफ सोल्यूशन की, कि किसी 1 मोल सॉल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, यानी सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा हो तो, और सॉल्यूट का अमाउंट 1 मोल हो,
तो यहाँ पे जो हीट रिलीज़ होगी या जो हीट एब्ज़ॉर्ब होगी उसको हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। और ऐसा होता है कि जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो हीट रिलीज़ भी हो सकती है और एब्ज़ॉर्ब भी हो सकती है। और इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बताता है कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हीट इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसका साइन होता है पॉजिटिव, ये आपको बात याद रखना है। और अगर हीट रिलीज होती है तो इसका साइन होता है, एंथैल्पी चेंज का साइन होता है निगेटिव। ठीक है, अब आप देखिए जैसे सपोज करिए कि सोडियम क्लोराइड का 1 मोल अगर लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो यहाँ पर मोल 3.88 किलो जूल हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है सोडियम क्लोराइड के डिज़ोल्व होने पर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से और इसी को हम लोग कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ, ठीक है, हीट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है, कहेंगे या इसको कहेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से देखिए लिथियम क्लोराइड की जो एंथैल्पी जो होती है वो निगेटिव होती है। इसका मतलब हुआ कि लिथियम क्लोराइड जब डिसॉल्व होता है वाटर में तो हीट रिलीज होती है। और अगर हम 1 मोल लिथियम क्लोराइड को वाटर में लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें तो यहाँ पे 37 किलो जूल पर मोल हीट जो होती है वो रिलीज होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। जब भी किसी सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं तो हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट एब्सॉर्ब भी हो सकती है, और इसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ सोल्यूशन या एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं इस पार्ट का, प्लीज़ वेट, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन क्या होती है। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूशंस आर होमोजीनियस। अभी हमने आपको ऊपर समझाया भी था कि जितने भी सोल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। ये हम बाद में किसी पार्ट में कोलाइडल वाले चैप्टर में समझाएंगे भी। जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वही होमोजीनियस होते हैं। तो यहाँ पर जितने सोल्यूशंस, हम यहाँ पे ट्रू सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशंस आर होमोजीनियस। उसके बाद सोल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट। तो जितने भी सोल्यूशंस होते हैं ट्रू सोल्यूशंस वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और चाहे उनका कलर कुछ भी हो, चाहे वो कलरलेस हो या उनका कोई कलर हो, ट्रांसपेरेंट का मीन्स हुआ कि उनके आर पार हम देख सकते हैं, यानी लाइट पास हो सकती है उनमें से। अब थर्ड प्रॉपर्टी है कि द डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटी साइज़ में आ जाते हैं डिज़ोल्व होने के बाद, और उनका साइज़ हो जाता है 1 नैनोमीटर, लेकिन डिज़ोल्व होने के बाद, बिफोर नहीं। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर, ठीक है। और सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट सीन विद नेकेड आई। अब ये 1 नैनोमीटर साइज़ के पार्टिकल को हमारी नेकेड आई देख ही नहीं सकती, तो इसलिए सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है अ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट स्कैटर्ड व्हेन पास थ्रू इट एंड हैंस पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट सीन। अगर हम लाइट को पास करें किसी सोल्यूशन से तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है और इतने छोटे पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए पार्टिकल लाइट जो होती पूरी सीधी पास हो जाती है। ठीक है, और लाइट तभी दिखाई देगी जब पार्टिकल उसको स्कैटर्ड करें, तो पार्टिकल स्कैटर्ड नहीं करते, इसलिए लाइट का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है सोल्यूशन के अंदर, वो हमको दिखाई नहीं देता। तो ये थी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की। तो चिल्ड्रन, उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के हायर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।